Okay, so here is where I ended my last lecture. हम ये देख रहे थे कि जो हमारे पास लॉरेंस फोर्स होती है, जिसको हमने लिखा था कि ये कम्बिनेशन है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का। और मैंने आपको बताया था कि इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट फोर्स इन फिज़िक्स। और उसकी रीज़न ये थी कि बहुत सारे सिनेरियो में, ऑलमोस्ट ऑल सिनेरियो में आपको पता है, और हम इस कोर्स के एंड पे ये देखेंगे भी कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जिसको आप कहते हैं कि ये मैक्सवेल इक्वेशन से एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो चूँकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ प्रैक्टिकल केसेस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं वो किसी सिस्टम में एक ही वक्त में एक्ट कर रही होती हैं। तो इस लिहाज से जो लॉरेंस फोर्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लॉरेंस फोर्स जो है वो एक ही वक्त में एक्ट करती है किसी भी सिस्टम के ऊपर। और यूँ इसको स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसकी एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी थी, और वो एग्ज़ाम्पल ये थी कि आप लॉरेंस फोर्स को इस्तेमाल करते हुए लॉरेंस फोर्स को इस्तेमाल करते हुए जो इलेक्ट्रॉन की E/m रेशियो है, जिसको 1896 या 7 या वेन एवर 1900 के करीब जे थॉमसन ने कैलकुलेट किया था, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड आई गिव यू दिस सिंपल एग्जांपल कि आप किस तरह किसी रीजन के अंदर जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो, उस रीजन से आप किसी भी चार्ज को गुजारें तो वो एक तरफ डिफ्लेक्ट करता है, और फिर आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं कि चार्ज की जो ट्रेजेक्ट्री है वो डिफ्लेक्ट ना हो, बल्कि वो उस रीजन से सीधा गुजर जाए। तो यू एंड अप कैलकुलेटिंग चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज़ जो हमको मालूम होती हैं। यानी हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मालूम है, जो जिस रीजन में से हम इलेक्ट्रिक फील्ड गुजारते हैं उसकी लेंथ हमने एल कही थी, तो वो हमें मालूम है। और सिमिलरली जो डिफ्लेक्शन होती है जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा होता है, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और यूँ हम चार्ज की E/m कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज़ वेयर वी एंडेड द लास्ट लेक्चर, एंड आई टोल्ड यू देयर आर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस जो मैं लास्ट लेक्चर में बात नहीं कर पाया था। सो आई वांट स्टार्ट विद दोज एप्लीकेशंस, और उनमें से जो पहली है, इट्स अ वेरी सिंपल स्मॉल टॉपिक, जिसको सर्कुलेटिंग चार्जेस कहते हैं। हमें मालूम है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, इट्स द फोर्स विच डिफ्लेक्ट्स द चार्जेस ऑफ इट्स पाथ। कि ये जो फोर्स है ये एक्सेलरेट नहीं करवाती चार्जेस को इलेक्ट्रिक फोर्स की तरह। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाती है विच कॉजेज एक्सेलरेशन, विच कॉजेज द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है, इट डजंट changes the value of velocity, it only causes deflection, which means it changes the direction of velocity. So acceleration तो दोनों केसेस में प्रोड्यूस हो रहा है, but magnetic force is a deflecting force, it changes the direction of motion of the particle. और यूँ अब अगर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किसी चार्ज के ऊपर एक्ट कर रही है, और एक्ट भी इस तरह कर रही है कि वो परपेंडिकुलर है उस चार्ज की डायरेक्शन ऑफ मोशन के, और हर पॉइंट के ऊपर अगर ये परपेंडिकुलर हो, तो व्हाट यू डू, यू क्रिएट अ चार्ज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। तो जो चार्ज है वो सर्कुलर पाथ में इस तरह मूव करेगा। ये वो सिनेरियो है जब मैग्नेटिक फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर हो। मिसाल के तौर पे अगर आप इस रीजन के ऊपर देखते हैं कि हमारा चार्ज जो है, आई एम जस्ट गोना रिप्रेजेंट इट विद क्यू, और वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, विच काइंड ऑफ मेक दिस डायरेक्शन। तो इफ़ दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, तो चार्ज के ऊपर फोर्स जो है वो सर्कल के सेंटर की तरफ लगेगी, और यूँ इसके अंडर जो चार्ज है वो इस पोजीशन के ऊपर पहुंचेगा, और इस पोजीशन के ऊपर उसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है। सो लेट मी पुट सिंबल फॉर वेलोसिटी, और इस पॉइंट के ऊपर जो उसके ऊपर फोर्स होगी, अगेन वो इसके परपेंडिकुलर होगी, यानी वो उसके सेंटर की तरफ लगेगी। सेम इज़ द सिचुएशन हेयर एट द टॉप ऑफ दिस सर्कल, एंड सेम इज़ द सिचुएशन हेयर ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द सर्कल। तो जो फोर्स है वो हर पॉइंट के ऊपर चूँकि इसके परपेंडिकुलर लग रही है, तो एज अ रिज़ल्ट जो चार्ज है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। सो द कंडीशन इज़ दैट फोर्स शुड एक्ट
in the perpendicular direction to the instantaneous motion of the particle, कि हर पॉइंट के ऊपर जिस जगह पे भी पार्टिकल मौजूद है फोर्स उस पॉइंट के ऊपर उसके परपेंडिकुलर है, सो इट विल एंड अप मूविंग इन अ सर्कल। और आपको पता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जिसको आप कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है मैग्नीट्यूड में किसके इक्वल होती है, चार्ज की मैस, उसकी वेलोसिटी, और वो जिस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है डिवाइड बाय दैट रेडियस। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इस केस में किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम मैकेनिक्स। आई डोंट नो कि आप लोगों ने इसको कितना अच्छे तरीके से समझा था, बट सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नॉट सम सॉर्ट ऑफ स्पेसिफिक फोर्स जो इस चीज़ के इक्वल है। इस इक्वेशन का मतलब ये होता है कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, some it's a generic name, some other force have to act as a centripetal force, कि कोई फोर्स ऐसी है जो ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवा रही है। सो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इट्स अ जनरल नेम, सो एनी फोर्स कैन बी सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड विच फोर्स कैन बी सेंट्रीपिटल फोर्स, हर वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवाएगी। तो यहाँ पे अभी हमने देखा है कि इस केस में जो फोर्स ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवाती है वो कौन सी है, मैग्नेटिक फोर्स है, जिसको हमने एफ बी से रिप्रेजेंट किया था। और मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होती है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, इट इज़ इक्वल टू क्यू वी बी। सो क्यू वी बी इस केस में किसके इक्वल होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। और यहाँ से जो हम चीज़ कैलकुलेट करते हैं वो हम इस सर्कल का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो रेडियस वुड बी, एक वी कैंसिल हो जाएगा तो एम वी बाई क्यू बी, तो ये बनेगा एम वी बाई क्यू बी। और आपको पता है कि जो एम वी है वो पार्टिकल का मोमेंटम है, तो आप इसको पी बाई क्यू बी भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आया है उस सर्कल का रेडियस जिसमें आपका पार्टिकल मूव करता है। जो इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे देखने की, वो रेडियस जो है वो मोमेंटम के प्रोपोर्शनल है, या फिर दूसरे अल्फाज में जो रेडियस है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स कि जितनी ज़्यादा स्पीड से आपका पार्टिकल उस रीजन में दाखिल होता है जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। देखिए मैग्नेटिक फोर्स जो है वो उसी वक्त एक्ट करती है किसी पार्टिकल के ऊपर जब उसके पास कोई स्पीड हो। इसका मतलब है कि आपके पास अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है तो उस रीजन के अंदर पार्टिकल को किसी स्पीड से एंटर होगा। और ये इक्वेशन आपको ये बताती है कि पार्टिकल जितनी ज़्यादा स्पीड से एंटर होगा उसका जो रेडियस है वो उतना ही बड़ा होगा, वो उतने ही बड़े दायरे में घूमेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आई एम गोइंग टू रिलेट इट विद समथिंग इवन मोर इम्पोर्टेंट इन दिस वेरी नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक। बट चूँकि अब हमारे पास वेलोसिटी आ गई है तो यहाँ से हम उस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी फिज़िकली हमें क्या बताती है और इस केस में इस चीज़ का क्या मतलब है। तो आप फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जो है वो आपको अपनी मैकेनिक्स से पता होगा। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको आप ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो रिलेशन होता है वो लीनियर वेलोसिटी के साथ होता है, v इक्वल्स आर टाइम्स ओमेगा, और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी v डिवाइड बाई आर। और जब आप यहाँ से ओमेगा कैलकुलेट करते हैं, आर की ये वैल्यू जो हमने ऊपर कैलकुलेट की है इसको सब्स्टिट्यूट करें तो ये आती है क्यू बी बाई एम। और आपको ये भी अब पता है कि जो लीनियर जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, उसका लीनियर वेलोसिटी से क्या ताल्लुक़ है, सॉरी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा उसका लीनियर फ्रीक्वेंसी से क्या ताल्लुक़ है। तो जो लीनियर फ्रीक्वेंसी होती है, लेट मी गो बैक टू वाइट कलर, तो जो लीनियर फ्रीक्वेंसी होती है एफ़ वो इक्वल होती है 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा, और यूँ हमारे पास जो लीनियर फ्रीक्वेंसी है वो आ जाती है क्यू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई m. So I just wanted to write down linear frequency for you, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे चीज़ है कंपेयर करने की, जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आता है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही है, बिकॉज एंगुलर फ्रीक्वेंसी टेल्स यू हाउ फास्ट अ पार्टिकल is moving in a circular path. जो linear frequency है that tells you how fast a particle is moving in a translational motion.
या फिर आप दूसरी मोशन जानते हैं जिसको आप ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। हाउ फास्ट अ पार्टिकल इज कवरिंग सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, जैसे पेंडुलम की मोशन होती है कि एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम वापस पहली एक्सट्रीम, एंड दैट वुड बी यूर लीनियर फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट डज एंगुलर फ्रीक्वेंसी मीन्स? एंगुलर फ्रीक्वेंसी मीन्स कि अगर आपका पार्टिकल जो है वो इस पॉइंट के ऊपर स्टार्ट करता है इस सर्कल में, तो उसको कितना टाइम लगता है वापस इस पॉइंट तक आने में, एंड वो टाइम भी आपको पता है, इट्स अ टाइम पीरियड, एंड फ्रॉम लीनियर और एंगुलर फ्रीक्वेंसी यू कैन कैलकुलेट द टाइम पीरियड टू। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी टेल्स यू हाउ फास्ट अ पार्टिकल completes one cycle moving in a circle. So why this is important, what this formula for angular frequency tells us? अगर आप इस फार्मूला के ऊपर गौर करें तो ये b के ऊपर डिपेंड करता है, q के ऊपर डिपेंड करता है और m के ऊपर डिपेंड करता है, और ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट है विच यू कैन नॉट चेंज वंस यू सेट अप योर एक्सपेरिमेंट। चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो उसका चार्ज फिक्स है, यू कैन नेवर चेंज इट। mass of electron, it's a fixed quantity, you can never change it. Magnetic field you have to pre-decide कि मैं कितनी वैल्यू का कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसी रीजन में सेट कर रहा हूँ। सो ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट है, विच मीन्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज़ अ कांस्टेंट नंबर, विच मीन्स कि आपने ये जो रेडियस की इक्वेशन निकाली है जो लीनियर वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती थी, ये रेडियस की, ये आपको ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल कितने बड़े सर्कल में घूमेगा। ये इक्वेशन जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, ये डिपेंड नहीं करती रेडियस के ऊपर या वेलोसिटी के ऊपर, विच मीन्स कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चाहे छोटे सर्कल में घूमता है या किसी बहुत बड़े सर्कल में घूमता है, दोनों केसेस में वो जो टाइम लेगा सर्कल को कंप्लीट करने के लिए वो एक जैसा होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंट्यूटिव रिजल्ट जो आपको याद रखना चाहिए। सो मेक श्योर दैट यू टेक अ मोमेंट हेयर, स्टॉप द वीडियो एंड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि इट डजंट रियली मैटर once you decide the charge particle and once you fix your magnetic field, it doesn't really matter कि कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल उस रीजन में, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में एंटर होता है। once it enters with some velocity, it's gonna move in some circle, smaller circle और bigger circle, लेकिन वो उस सर्कल को पूरा करने के लिए जितना टाइम लेगा ना वो फिक्स होगा। इट वुड जस्ट बी द सेम फॉर चाहे 5 सेंटीमीटर के रेडियस में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है या 500 सेंटीमीटर के रेडियस में, इट डजंट रियली मैटर। लेकिन 500 सेंटीमीटर यानी 5 मीटर के रेडियस में इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए आपको उसको बहुत ज़्यादा स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करना होगा, जबकि 5 सेंटीमीटर के रेडियस में उसको घुमाने के लिए आपको बहुत कम स्पीड से उसको उस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में एंटर करना होगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेक अ मोमेंट हेयर, स्टॉप द वीडियो एंड अंडरस्टैंड इट। So now I want to talk about one very important application, a quick application जिसको आप कहते हैं साइक्लोट्रॉन, और इसके लिए मुझे एक इमेज को कॉपी करने की ज़रूरत है बिकॉज इट्स जस्ट थ्योरेटिकल टॉपिक, देयर इज़ नो मैथमेटिक्स इन इट। तो ये इमेज है एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की, एक ऐसी मशीन की जिसको आप साइक्लोट्रॉन कहते हैं, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली द स्मॉलर वर्जन ऑफ द साइक्लोट्रॉन और समथिंग जिसको आपने लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के नाम से सुना हुआ है, जो स्विट्ज़रलैंड में है और जिसका रेडियस जो है वो 27 किलोमीटर ना, रेडियस 27 किलोमीटर नहीं है, उसका जो सरकमफेरेंस है वो 27 किलोमीटर है। सो इट्स वेरी बिग एटम स्मैशर, स्पेसिफिकली लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर मीन्स हैड्रॉन स्मैशर्स। लेकिन ये एक सिंपल बेसिक एप्लीकेशन है, but make sure that everything like that works on this same principle of cyclotron frequency. So how is it different and how amazing this thing and how this works, I'm going to explain it to you. तो यहाँ पे हमारे पास आप देखें तो इस डिवाइस में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये जो आपको रेड डिस्क्स नज़र आ रही हैं टॉप के ऊपर और बॉटम के ऊपर, ये क्या करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती हैं, सच दैट कि ये जो रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स्ड है, एंड व्हाट इट डज, इट
तो हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इस रीजन में आप भेजते हैं किसी वेलोसिटी से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड उसको डिफ्लेक्ट करता है और ये मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल की मोशन के परपेंडिकुलर होता है। तो बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने आपको ये दिखाया है, बिल्कुल इसी रूल से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस चार्ज पार्टिकल को सर्कल में मूव कराएगा। सो इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। ये जो सेंट्रल ब्लैक रीजन है जिसका नाम उन्होंने डी रखा हुआ है, रखा हुआ क्या है, इसका नाम डी है। तो डीज जो हैं ये मेटालिक डीज हैं। डीज इसलिए कहते हैं कि इसकी जो शेप है वो डी तरह की है। तो टोटल ये हमारे पास डी भी एक डिस्क ही बनती है, लेकिन आप ये देखें कि दरमियान में से इसको उन्होंने काटा हुआ है। तो ये अगर आप डिस्क को सेंटर से काट दें तो आपके पास 2 डीज बन जाती हैं, ये मेटालिक हैं। और इंटरेस्टिंगली अब देखें कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन है लॉरेंस फोर्स की, वो कितनी मज़े की एक्सप्लॉइट की हुई है साइंटिस्ट ने। लाइक यू हैव टू थिंक अबाउट इट, लाइक हाउ पीपल come up with these ideas in which they literally build wonderful experimental instruments based on just mathematical equations, but based on just understanding. So here's how it is. इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड इस सारे रीजन के अंदर मौजूद है। और ये जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से चार्जेस जो हैं वो इस रीजन में एंटर होते हैं उनके परपेंडिकुलर, एंड सो इट काजेज द चार्जेस टू मूव इन सर्कुलर पाथ। नाउ द डी पार्ट जो है ये मेटालिक है। और मज़े की बात ये है कि आप पढ़ के आए हैं कि मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो होता है। ओके, मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता, हम ये पढ़ के आए हैं। ओके, जहाँ पे गॉसेस लॉ पढ़ा था, वी हैड प्रूव्ड इट दैट मेटल्स के अंदर जो रीजन होता है वो फील्ड फ्री रीजन होता है। सो होता यूँ है कि आपको ये ब्लैक डॉट नज़र आ रहा होगा, दिस इज़ द पॉइंट जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एंटर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को इन डीज़ के अंदर भेजा जाता है विद सम वेलोसिटी। और अगर आप देखें तो ये जो डीज़ हैं, ये पार्ट और ये पार्ट, उनमें उनको ऑसिलेटर के एक ऑसिलेटर से कनेक्ट किया गया है। और ऑसिलेटर का काम क्या होता है, ये वोल्टेज प्रोवाइड करता है। और ये ऑसिलेटर है बिकॉज ये वोल्टेज की जो पोलैरिटी है वो चेंज करता है। पोलैरिटी चेंज करने का क्या मतलब है, लेट्स से दिस इज़ द वोल्टेज प्रोवाइडर लाइक अ बैटरी। तो एक ये अगर पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है और इसके साथ आपने ऑसिलेटर कनेक्ट कर दिया है, तो ऑसिलेटर क्या करता है, इस बैटरी की पोलैरिटी चेंज करता है एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स। ओके, सो ये पॉजिटिव है 1 सेकंड के लिए, ये नेगेटिव है, नेक्स्ट सेकंड में ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज द रोल ऑफ ऑसिलेटर हियर, इट चेंजेस द पोलैरिटी ऑफ दैट वोल्टेज प्रोवाइडर। तो ऑसिलेटर यहाँ पे क्या करता है, फ़र्ज़ करो कि इलेक्ट्रॉन आप इधर से भेज रहे हैं और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ओके, लेट्स डू इट एग्जैक्टली। सो इलेक्ट्रॉन आप इधर से भेज रहे हैं और इस लम्हे के ऊपर ये वाला जो एंड है ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, एंड सो इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव। और चूँकि ये बैटरी से कनेक्टेड है तो ये जो एम्प्टी रीजन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। सो उस टाइम में, उस लम्हे के लिए जब इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल इस रीजन में होता है, डीज के दरमियान जो खाली रीजन है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाता है। तो जब भी चार्ज पार्टिकल इस खाली रीजन में मौजूद होंगे वो क्या करेंगे, वो एक फोर्स फील्ड करेंगे। लेट मी ट्राई टू ड्रा अ सेपरेट डायग्राम हियर एंड सी इफ आई can make some use of it. So partial eraser, that's what I need. So it's, no, this is not what I needed. So let me see if I can bring back my diagram, and I need a partial eraser. So this is partial eraser, so I think I should be able to, no, I'm not. Oh my god, how do I do this? I should use the other one. Okay, it's gonna take a moment. Let me just try and figure out how I can, no, it's just not working. Anyway, so let me do this. So अब फ़र्ज़ करें कि ये जो रेड रीजन है ना ये हमने काट दिया है, तो अब हमारे पास जो डीज़ है ना वो ये जो ब्लू लाइंस हैं वो हैं, और ये जो रेड रीजन है ये वो रीजन है जो डीज़ के दरमियान है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। तो फ़र्ज़ करें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से एंटर होता है और इस पॉइंट के ऊपर जो बैटरी है वो इस
एंड को नेगेटिव बना देती है और इस एंड को पॉजिटिव बना देती है। तो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करता है एंड इट एक्सेलरेट्स, सो इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। और सिमिलरली बाय द टाइम इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा के इधर से इधर पहुंचता है, तो जो हमारे पास ऑसिलेटर लगा हुआ है बैटरी के साथ, वो क्या करता है, वो इस एंड को नेगेटिव कर देता है और इस एंड को पॉजिटिव कर देता है, बिकॉज इट्स एन ऑसिलेटर। सो व्हाट दिस साइक्लोट्रॉन डज, ये ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी इस तरह सेट करते हैं कि इट मैचेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका फार्मूला हमने यहाँ पे ये ड्राइव किया है। ओके तो इट मैचेस द फ्रीक्वेंसी, और अगर ये फ्रीक्वेंसी को मैच करता है तो इट मीन्स कि इट चेंजेस द पोलैरिटी एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स, क्योंकि जितनी देर में पोलैरिटी चेंज होगी एग्जैक्टली उतने ही टाइम में जो इलेक्ट्रॉन है वो आधा 1 d का फासला जो है वो कवर कर लेगा। ओके तो बिल्कुल इसी तरह जब ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचता है तो ऑसिलेटर पोलैरिटी चेंज करता है और यूं इस रीजन में इलेक्ट्रॉन के ऊपर फिर एक फोर्स लगती है। तो एवरी टाइम इलेक्ट्रॉन और चार्ज पार्टिकल एंटर्स दिस एम्प्टी रीजन बिटवीन द डीज, इसके ऊपर जो है वो एक फोर्स लगती है। और यूं जब भी उसके ऊपर फोर्स लगती है तो फोर्स उसको कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करती है। एंड सो जो चार्ज पार्टिकल है इट कीप्स सर्कुलेटिंग एंड कीप्स गेनिंग एनर्जी एवरी टाइम इट कंप्लीट्स वन सर्कल। लेकिन अब मज़े की बात ये है कि इस तरह तो फिर हम एक अनलिमिटेड अमाउंट में किसी भी चार्ज पार्टिकल को एनर्जी दे सकते हैं और उसको मूव करवा सकते हैं। देखो जब भी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसकी मोशन को चेंज करती है ना। हमने देखा है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि चार्ज पार्टिकल को आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी देंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज करवाएगी, विच मीन्स कि जो चार्ज है यहाँ पे जब भी वो डीज के दरमियान में होगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, जब वो डीज के अंदर होगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, फिर दूसरी जानिब इस तरफ से डीज से निकलने लगेगा तो फिर उसको एक बूस्ट मिलेगा एनर्जी का, उसकी वेलोसिटी और इंक्रीज़ होगी, इधर तक कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पे आके फिर और इंक्रीज़ होगी। सो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, मींस वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। और अभी हमने ऊपर देखा है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो उसका जो रेडियस है वो इंक्रीज़ होगा, विच मीन्स कि इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल जो है वो बड़े सर्कल में मूव करने की कोशिश करेगा। सो इट मीन्स कि आप उसको इस ऑसिलेटर के ज़रिए उसको आप एनर्जी प्रोवाइड करते जाते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, उससे उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, which means that you can move it at as large a speed as possible and then you can conceive at some point कि उसकी जो velocity है वो इतनी increase हो जानी चाहिए that it should just reaches the velocity of light, जो कि अपर लिमिट है इस यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट के मूव करने की। और अगर आप उसको फर्दर देते हैं एनर्जी तो इट शुड गो बियॉन्ड द वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। But this is again, this you know is not possible. So what's the problem? तो प्रॉब्लम हियर इज़ ये वाली इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन आपको ये तो बताती है कि आप वेलोसिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आपको बताती है कि अगर आप वेलोसिटी इंक्रीज़ करते हैं तो रेडियस भी इंक्रीज़ होता जाएगा, विच मीन्स यू कैंट मेक एन इंस्ट्रूमेंट समथिंग लाइक दिस विद इन्फिनिट रेडियस। Okay, you can't make an instrument like this with an arbitrary large value of radius. You will have to have you have some practical limitations, and that's why इस तरह के instruments में you cannot attain unbounded energy or unbounded speed of charge particles. ओके जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है जिसकी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था स्विट्ज़रलैंड में, और जिसका नाम आप में से बहुत सारों ने सुना होगा, तभी उसका जो सरकमफेरेंस है जिसमें वो जिस सर्कल में घूमता है वो सरकमफेरेंस जो है वो 27 किलोमीटर है, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू बिल्ड बिगर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक दिस, क्योंकि अगर आप इससे भी ज़्यादा बड़े बनाने की मतलब आप ज़्यादा एनर्जीज़ की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, अगर वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो उसका रेडियस उसी हिसाब से बढ़ेगा, एंड और इस तरह इट बिकम्स लाइक अ
practical limitation. So you will have to have really big circumference of the circle to make such kind of things. So this is one practical limitation. Like you can make such devices, but there are practical limitations. और दूसरी resources की भी हैं. आपको पता है कि लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर की अगर आप बात करें तो वो उन्होंने जो टनल है जो उसका जहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं वो ज़ेर ज़मीन है. Okay, and it's not easy to make such kind of labs जो अंडरग्राउंड हों, जो ज़मीन से भी वो मेरे ख्याल में 300 फीट गहरी है जो सरफेस है अर्थ की उसके लेवल से. तो इट्स नॉट बिकॉज देयर कम्स अदर प्रॉब्लम्स, अदर इश्यूज़. वहाँ पे कूलिंग का मसला है, वहाँ पे सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स लगे हुए हैं मैग्नेटिक फील्ड्स को कंट्रोल करने के लिए, एंड ऑल दोज थिंग्स देयर कम्स अदर प्रॉब्लम्स. ओके, सो practically it's not feasible, but you saw the central idea how these things work, how you take a mathematical equation and really think through it, and then you end up building something wonderful which is like a practical giant machine, and it works. And same is the thing with any of these instruments. Look at your cell phones. I mean, आप लोगों ने कभी अगर इसको तोड़ के देखा है तो how amazing it is. I mean, how does the touch screen works? Like every time you put your finger on it, it works. It never fails, and so it all is based on these theories, these mathematical equations that you study in these courses. Okay, besides that, I guess I have spent a lot of time on this one, so let's move on. And we have a very small topic. It's called motion in a non-uniform magnetic field. So I'm gonna walk you through it. So अब तक जितनी भी मैंने बात की है वो मैंने बात की है चार्जेस की मोशन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यानी उस रीजन में जिस रीजन में चार्जेस मूव कर रहे होते हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है. सो नाउ आई वाना talk about motion in a non-uniform magnetic field. So अब हम ये देखेंगे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी ऐसे रीजन में एंटर होता है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जिसको हमने B से रिप्रेजेंट किया था उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है. हाउ कैन इट बी नॉन यूनिफॉर्म? सो जो यूनिफॉर्म थी उसका मतलब ये था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्शन में भी कांस्टेंट है, सो और मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट है. सो इट हैज़ सम वैल्यू B नॉट. दिस इज़ द यूनिफॉर्म केस, and let's say its direction is fixed along z axis. So this was the uniform case. How it can be non-uniform? So non-uniformity तीन चीज़ों से आ सकती है. अगेन पहली ये है कि उसकी मैग्नीट्यूड की वजह से, सॉरी दो चीज़ों की वजह से ही आती है, बट मैं तीन बताता हूँ कि मैंने तीन क्यों कहा है. तो दो चीज़ों की वजह से ही आती है, और पहली ये है कि उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो. मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो रही हो विद टाइम या फिर विद स्पेस. अभी आपको आइडिया हो गया कि मैं तीन चीज़ें मैंने क्यों कहा था. दूसरी ऑफ कोर्स उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है. सो व्हाट इट मींस इज़ दैट कि आप मैग्नेटिक, ओके बाय द वे ये जो तरीका है ना ये इन फील्ड्स को लिखने का तरीका है एज अ फंक्शन ऑफ समथिंग. सो मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ समथिंग. फंक्शन ऑफ समथिंग मीन्स कि ये कोई फंक्शन हो सकता था स्पेस और टाइम का, लेकिन हमने इसको फिक्स कर दिया तो अब ये एक नंबर बन गया है, और उसकी डायरेक्शन भी हमने फिक्स कर दिया है तो वो बस एक फिक्स डायरेक्शन बन गई है स्पेस में. नाउ अब आप इसी चीज़ को, अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है तो आप इसको लिख सकते हैं B इक्वल्स B एज अ फंक्शन ऑफ X Y Z. यानी जब आप किसी पॉइंट से मूव करते हैं तो आप फासला कवर करते हैं ना, किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर जाएंगे तो आपका पोजीशन वेक्टर बनेगा पहले से दूसरे पॉइंट तक, और पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? X Y Z. ठीक है, आपको कुछ फासला एक्स एक्सिस के लॉन्ग, कुछ वाई एक्सिस के लॉन्ग, कुछ जेड एक्सिस के लॉन्ग तय करना पड़ता है. सो मैग्नेटिक फील्ड इन जनरल, इफ इट इज़ अ फंक्शन ऑफ position, which means if it's a function of space coordinates x y z, so its value can change from point to point as you move from one point to the other, or its value can also be a function of time. It's like, let's say आप उसकी डायरेक्शन फिक्स कर देते हैं जैसे हमारा पहले वाला केस था, लेकिन टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नीट्यूड जो है वो कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है. सो इट बिकम्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. सो मोस्ट जेनेरिक फॉर्म जो होगी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, या फिर इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम.
फंक्शन ऑफ स्पेस और टाइम। सो दिस रिप्रेजेंट्स के मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्पेस और टाइम का फंक्शन हो सकता है। एक और चीज़ यहाँ पे नोट करें, ये लेफ्ट साइड जो है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर लाइन लगाई है जो वेक्टोरियल नोटेशन है मेरी रिप्रेजेंटेशन में। ओके, आप एरो भी लगा सकते हैं। मैंने राइट साइड पे भी मैग्नेटिक फील्ड को ही लिखा है, बी के ऊपर मैंने स्टिल लाइन लगाई है, विच मीन्स कि डायरेक्शन इसके अंदर मौजूद है और वो डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है टाइम के साथ। अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन के ऊपर देखें तो बी जो है लेफ्ट साइड तो वेक्टर है, राइट साइड पे मैग्नीट्यूड को मैंने स्केलर देखा है, लेकिन साथ में मैंने यूनिट वेक्टर डिफाइन किया है। सो दीज आर बोथ वेक्टर इक्वेशंस एंड दे आर बोथ कंसिस्टेंट, बोथ करेक्ट। ओके, so let's take an example of it and how I'm going to take an example of it. Let's draw a coordinate system. So let this be our x, y and z coordinate system, और इसको हम नाम दे सकते हैं. So this one, okay, let me give this as the x axis, this as the y axis and this as the z axis. So let's say कि originally हमारा जो चार्ज पार्टिकल है ना वो इस डायरेक्शन में है और इस पॉइंट के ऊपर, सो दिस इज आवर पार्टिकल, और इस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना वो है अपवर्ड डायरेक्शन. सो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, बी इज इन दिस डायरेक्शन. सो हमें पता है कि चार्ज अगर मूव कर रहा हो तो फिर ही उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगती है. अब फ़र्ज़ करें कि इस पॉइंट के ऊपर और रीजन के ऊपर चार्ज जो है वो रेस्ट के ऊपर है. अब भले मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड जी डायरेक्शन में है, लेकिन चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगेगी, चार्ज रेस्ट के ऊपर रहेगा क्योंकि v जो है वो ज़ीरो है. लेकिन फ़र्ज़ करो कि हम चार्ज को इनिशियल वेलोसिटी देते हैं कुछ अलॉन्ग y एक्सिस, तो लेट्स कॉल दिस एज v नॉट, लेट्स कॉल दिस एज b नॉट. अब ये जो b नॉट है ना, ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड नहीं है जो ऊपर मैंने लिखी है, इट्स जस्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन, जो इनिशियल लोकेशन है चार्ज की. तो अब देखें कि अब जैसे ही हमारा चार्ज पार्टिकल जो है वो y एक्सिस की तरफ मूव करेगा, अगर आप v क्रॉस b लेते हैं, राइट हैंड रूल यूज़ करें, तो जो फोर्स इसके ऊपर जैसे ही ये मूव करेगा, जो फोर्स लगेगी इसके ऊपर, लेट मी यूज़ अनदर कलर एंड आई कैन गो विद दिस कलर. तो जो इसके ऊपर फोर्स लगेगी ना वो प्योरली इस डायरेक्शन में होगी, x डायरेक्शन में. सो दिस इज़, लेट्स कॉल दिस f नॉट. ओके, लेकिन जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है और अब देखें कि जैसे ही ये ओरिजिन से मूव करना स्टार्ट करेगा, ये रेड डॉट फोर्स जो है वो x एक्सिस की तरफ लाग रही है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो y एक्सिस की तरफ है. तो पार्टिकल y एक्सिस की तरफ मूव करेगा, लेकिन वो जैसे ही मूव करता है फोर्स उसको x एक्सिस की तरफ खींचेगी. तो थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद पार्टिकल जब वो मूव y एक्सिस की तरफ करना चाहेगा, वो कहाँ पे पहुँच जाएगा, वो x एक्सिस की तरफ फोर्स की वजह से इस जगह पे पहुंच जाएगा. सिमिलरली कुछ और टाइम गुजरने के बाद पार्टिकल जो है वेलोसिटी उसको v एक्सिस की तरफ खींचेगी, फोर्स इस पॉइंट के ऊपर लेट्स से उसको इस डायरेक्शन में खींचती है. सो दिस वुड बी द फोर्स. ओके, लेट मी यूज़ रेगुलर सिंबल्स जो मैं यूज़ करता आया हूँ. Okay, my eraser is not working. Let me check this one. So let's hope कि it works now. Okay, it does work. तो इस पॉइंट के ऊपर अब जो फोर्स है, let me show कि फोर्स अब इस डायरेक्शन में लग रही है. So this is our new force. मैं इसको F1 कहता हूँ. और इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है अब वो इस डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि अब वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो गई है क्योंकि पार्टिकल हैज़ एंडेड अप एट अ डिफरेंट लोकेशन. और मैग्नेटिक फील्ड लेट्स से कि इस पॉइंट के ऊपर हमने येलो से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया था, तो इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B1 है और वो इस डायरेक्शन में है. अब देखें कि मैं सिंबल जो यूज़ कर रहा हूँ, B नॉट, V नॉट, F नॉट और B1 V1. ओके, लेट मी पुट दिस वन V1 V1 F1. और उसकी रीज़न ये है कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मुख्तलिफ है. अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मुख्तलिफ है तो फोर्स की वैल्यू मुख्तलिफ होगी और फोर्स जो है उसकी वेलोसिटी को भी चेंज करवाएगी. एंड सो जो पार्टिकल है आपका कुछ टाइम के बाद अब वो मज़ीद y एक्सिस की तरफ जाने की बजाय इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा. सो जो उसका एक्चुअल पाथ होना था, लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड एनी अदर कलर. तो जो उसका एक्चुअल पाथ होना था ना वो ये वाला होना था अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता. लेकिन अब उसका पाथ बना कौन सा है, पाथ बना है उसका ये वाला. ओके, सो दिस इज़ द एक्चुअल पाथ. सो आप देख सकते हैं कि
इस केस में जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, बाई सम मीन्स एज टाइम डिपेंडेंट, एज स्पेस डिपेंडेंट, वट एवर, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है बाई एनी मीन्स, जो पार्टिकल की मोशन है वो कोई प्रिडिक्टेबल पाथ नहीं हो सकता, इट वुड हैव सम डायरेक्शन, और वो डिपेंड करेगा कि उसकी डायरेक्शन जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए कैसे चेंज होती है, और वो डिपेंड करेगा कि उस पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है. सो हाउ वी सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ दिस काइंड, this is not the scope of your book. I'm gonna give you the idea that how you solve problems of this kind. एक चीज़ तो तय है कि जब भी पार्टिकल के पास कुछ स्पीड होती है और उसके ऊपर फोर्स लग रही है तो वो मैग्नेटिक फोर्स है. सो एक बात तो तय है कि जो आप जनरल इक्वेशन यूज़ करेंगे वो यही होगी जो मैग्नेटिक फोर्स की इक्वेशन है. लेट मी ट्राई टू राइट इट लिटिल बिग, पत्नी में शायद ज़्यादा छोटा लिख रहा हूँ. तो जो मैग्नेटिक फोर्स की इक्वेशन होगी वो होगी हमारे पास Q V क्रॉस B. ये बात तो तय है कि आप इसी इक्वेशन को लिखेंगे, लेकिन आप याद रखें कि ये इक्वेशन जो है इट्स अ वेक्टर इक्वेशन, ओके, और वेक्टर इक्वेशन है, और हमने इसको किसी भी वेक्टर इक्वेशन को 3 डायमेंशनल सिस्टम में यानी XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 इंडिपेंडेंट स्केलर इक्वेशंस के तौर पे लिख सकते हैं. एक वो इक्वेशन जो x एक्सिस के लिए होगी, एक y एक्सिस के लिए और एक z एक्सिस के लिए. तो सिमिलरली अगर आप इसको लिखते हैं 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस के तौर पे, तो जो x एक्सिस बनती है वो बनती है, और ये साइक्लिक परमुटेशन होती है, विच मीन्स x के बाद y और y के बाद z आएगा. तो आपको इधर से देख के लिख सकते हैं कि अगर आप फोर्स का x कंपोनेंट ले रहे हैं तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का z कंपोनेंट आएगा, फिर नेगेटिव साइन, और फिर मैग्नेटिक फील्ड का y कंपोनेंट आएगा, वेलोसिटी का z कंपोनेंट आएगा. सिमिलरली जो Fy बनेगी, ये जो साइक्लिक रूल है क्रॉस प्रोडक्ट का, तो ये बनेगा Fy, तो अब Vx आएगा, Bz आएगा, और ये नेगेटिव साइन के साथ आता है, सो ये अब बन जाएगा Vz Bx. और सिमिलरली जो Fz बनेगा वो बनेगा Q, और उसके बाद Vx आता है By माइनस Vy Bx. तो ये 3 इक्वेशंस आपके पास बनती है. अब स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करता है उनको लेते हुए आप इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं. जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, सॉल्व हम किस चीज़ के लिए करते हैं, हम सॉल्व इस चीज़ के लिए करते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करता है मोशन, कुछ टाइम गुजरने के बाद किसी दूसरे पॉइंट पे पहुंचता है, तो हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, उसकी पोजीशन चाहिए. तो आप क्या करते हैं, पोजीशन को आप कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी किस्म की आपके पास अगर फोर्स इक्वेशन दी हो तो आपको पता है फोर्स जो है वो किसके इक्वल होती है, न्यूटन सेकेंड लॉ से ma के इक्वल. तो ये max के इक्वल आएगा, ये वाला बन जाएगा may, और सिमिलरली जो थर्ड इक्वेशन है वो वाला बन जाएगा maz. और एक्सेलरेशन जो है इट्स अ सेकंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन. तो अगर आपने ये x, y और z के लिए सॉल्व करनी है तो आपको इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा. तो एक्सेलरेशन की आप क्या जगह पुट करेंगे, d²r, अगर पहली इक्वेशन ले रहे हैं तो d²x डिवाइड बाई dt². तो ये आपके पास x की इक्वेशन आएगी इन टर्म्स ऑफ t. तो अगर आपके पास वेलोसिटी का दिया हुआ है कि भाई कैसे वेरी करती है, या मैग्नेटिक फील्ड, लेट्स से वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी v बन जाएगी हर इक्वेशन के अंदर. मैग्नेटिक फील्ड आपने देखना है कि वो कैसे वेरी कर रहा है, हाउ इट वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ स्पेस. ओके, बिल्कुल ये वाला जैसे मैंने ये वाला फार्मूला लिखा है. सो हाउ मैग्नेटिक फील्ड वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ स्पेस, वंस दिस इज गिवन टू यू, और ये आपको प्रॉब्लम में गिवन होगा, once this is given to you you can solve these 3 equations for x, y and z coordinate. and so अगर आपके पास x, y, z coordinates आ गए हैं तो you can use the definition of position vector. क्या होता है, r वेक्टर इज इक्वल x टाइम्स i यूनिट वेक्टर प्लस y टाइम्स j यूनिट वेक्टर प्लस z टाइम्स k यूनिट वेक्टर. एंड सो यू कैन फाइंड द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और डायरेक्शन भी आप उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आपके पास पोजीशन वेक्टर आ गए हैं तो डायरेक्शन निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है. थीटा आप इमीडिएटली कैलकुलेट कर सकते हैं. ये तरीके आपने मैकेनिक्स के दूसरे चैप्टर में पढ़े थे, बल्कि ये तो FSE में और मैट्रिक में भी दिए हुए हैं. सो इट्स नॉट वेरी हार्ड थिंग टू फिगर दीज थिंग्स आउट. Okay, so I thought I would be able to finish this chapter today, but it seems like that I will not be able to finish this chapter today. But there is one very important
टॉपिक, होपफुली आई शुड बी एबल टू फिनिश दिस वन टुडे। और ये टॉपिक जो है ये हॉल इफ़ेक्ट है। हॉल इफ़ेक्ट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट फिनोमेना स्पेसिफिकली हायर स्टडीज़ में। और इनफैक्ट मेरी जो अपनी पीएचडी की रिसर्च है वो हॉल इफ़ेक्ट के ऊपर ही है, इसी के रिलेटेड ही है। और इंटरेस्टिंगली मैं अभी अपना एक पेपर पब्लिकेशन के लिए सेंड करने वाला हूँ, अभी लिखा हुआ है आजकल के दिनों में, और उसमें मैंने हॉल इफ़ेक्ट के जैसे ही रिजल्ट्स कुछ निकाले हैं। और बाय द वे जो हॉल इफ़ेक्ट अभी मतलब मॉडर्न रिसर्च में यूज़ होता है दैट्स कॉल्ड क्वांटम हॉल इफ़ेक्ट। जो हम अभी इधर पढ़ रहे हैं इट्स कॉल्ड क्लासिकल हॉल इफ़ेक्ट। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि हाउ क्वांटम हॉल इफ़ेक्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल हॉल इफ़ेक्ट एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर एंड होपफुली दिस टॉपिक। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना इट्स अ हॉल इफ़ेक्ट एंड इट्स अ क्लासिकल हॉल इफ़ेक्ट। और ये एडवन हॉल एक साइंटिस्ट था, उसने ये फिनोमेना फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था 1879। सो इट्स लाइक वेल ओवर 150 ईयर्स ओल्ड फिनोमेना। और मज़े की बात ये है कि इसने ये फिनोमेना 1879 में डिस्कवर किया था। और जो क्वांटम हॉल इफ़ेक्ट है वो डिस्कवर हुआ था 1979 टू बी प्रिसाइज। जो फर्स्ट पब्लिकेशन थी वो 1918 में आई थी क्वांटम हॉल इफ़ेक्ट के रिलेटेड। लेकिन इट्स लाइक एग्जैक्टली 100 years बिटवीन क्लासिकल हॉल इफ़ेक्ट एंड क्वांटम हॉल इफ़ेक्ट। सो व्हाट इज़ अ क्लासिकल हॉल इफ़ेक्ट? सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक थिंग, द थिंग्स वी नो। लाइक आप एक वायर कंसीडर कर लें या स्ट्रिप कंसीडर कर लें, और आप अज्यूम करें कि उसमें वो किसी ऐसे रीजन में मौजूद है जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लॉयट दिस सेम इक्वेशन। लेट मी राइट दैट सेम इक्वेशन अगेन। और वो सेम इक्वेशन क्या है हमारे पास वेक्टर फॉर्म में, एफ बी इक्वल्स क्यू वी क्रॉस बी। सो जब भी आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में से गुजर रहा होगा तो उसके ऊपर ये फोर्स एक्ट करेगी। दिस इज़ फॉर श्योर। यू सी अगेन आई कीप टेलिंग यू दैट देर आर लाइक फ्यू इक्वेशंस। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा, तो मेक श्योर दैट यू आर लैकिंग सम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। Otherwise, mathematically, it's the very same equation like F equals ma या F equals QE क्रॉस B या लॉरेंस फोर्स को ऐड कर लें तो QE भी ऐड हो जाएगा इसमें। It's gonna be these things, these equations which you can always use to solve the problem. So, हम भी इस सिचुएशन में ऐसा ही कंसिडर कर रहे हैं। So, what is this Hall phenomena? Let me try to draw a diagram and let me see if I could use a reasonable color to draw this diagram, and I can't find myself a reasonable color, so let's go with an unreasonable color. So let's say कि हमारे पास एक मेटालिक स्ट्रिप है। ओके, मैं वायर नहीं कंसीडर कर रहा, मैं मेटालिक स्ट्रिप कंसीडर कर रहा हूँ। जैसे okay, let me give you an example of metallic strip. So you can look at this book. Okay, this is by the way very good book. If you could read the name, it's probably inverted. I hope you figure the name out. But look, let's say this is a metallic strip. So what it means, इसकी कुछ width है, इसकी कुछ length है, और इसका कुछ ना कुछ thickness भी है. So we are going to use these three quantities. इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई और इसकी जो मोटाई है, thickness. So this is a metallic strip. This is what I have drawn. और फर्ज करें कि इसमें जो करंट है ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सो करंट इज़ फ्लोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है, सो आई एम गोइंग टू मेक अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ये मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में विद सम स्पीड वी डी। मैं इसको वी डी लिख रहा हूँ। आपको पता है कि अब जब भी आप मेटल्स लेते हैं तो मेटल्स के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं दे मूव विद द कांस्टेंट स्पीड, और वो स्पीड जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है, ड्रिफ्ट स्पीड कहलाती है। और फर्दर हम ये अज्यूम करते हैं कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो हाउ डू वी रिप्रेजेंट द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? वी पुट अ क्रॉस and circle around it. So this is the representation. So if it's cross with circle, it means कि magnetic field is going into the plane of the page. So magnetic field जो है वो perpendicularly its strip से गुजर रहा है और वो uniform है। और अगर मैं इसी तरह डॉट यूज़ करता तो that would be magnetic field coming out of this strip in the upward direction. So in which direction the force would act? This is what we want to figure out, the first thing. So
let's see what happens. So this is the direction, so downward direction. So okay, let me go with this analogy. So this is the direction of current, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है F=q v क्रॉस b, जो मैंने ऊपर लिखा है, वो कहता है कि अगर v को आप b के साथ क्रॉस करेंगे तो जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो v डाउनवर्ड है, b इनटू द पेज है। जब आप v क्रॉस b लेंगे तो जो फोर्स की डायरेक्शन है, लेट मी रिप्रेजेंट विद दिस कलर, ऑन अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, फोर्स की डायरेक्शन जो है वो ये वाली बनेगी। तो ये एरो जो है ये एफ बी को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने तीनों चीज़ें रिप्रेजेंट कर ली। अब ये है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अगर ये इलेक्ट्रॉन होता, ओके, सो एफ बी और स्टॉप इट, एफ बी और ये है किसी चार्ज क्यू के ऊपर। अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो चूँकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज मुख्तलिफ है, नेगेटिव होता है पॉजिटिव से, क्यू हम इन जनरली पॉजिटिव ले रहे हैं, तो एफ बी के इधर राइट हैंड साइड पे इस इक्वेशन में हमारे पास एक नेगेटिव साइन होता विच स्विचेस डायरेक्शन ऑफ एफ बी। सो व्हाट हैपन्स, अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होती, और इसको मैं लिखता हूँ एफ बी, और मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन के लिए। ओके, सो व्हाट दिस डज समथिंग रियली वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, आई नीड टू tell you that what this does, it exerts a force on positive charges in this metallic strip. इस तरह के जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो मूव करते हैं टुवर्ड्स राइट, इस एंड की तरफ। सो लेट मी एक्चुअली यूज़ अ डिफरेंट कलर, विच कलर आई एम लेफ्ट विद, आई हैवंट यूज्ड दिस येलोइश कलर। सो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ना, वो हम देख रहे हैं कि वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, और ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे इस मेटालिक स्ट्रिप की राइट साइड पे। और हमने ये भी देखा है कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं उनके ऊपर फोर्स जो लगती है वो लेफ़्ट साइड की तरफ लगती है। तो जो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं या नेगेटिव चार्जेस हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे इस स्ट्रिप की लेफ़्ट साइड की तरफ। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि अगर आपके पास किसी मटेरियल में एक तरफ सारे पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे हो जाएं और दूसरी तरफ सारे नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो जाएं, तो उन दो साइड्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाएगा। आई मीन इट्स क्वाइट ऑब्वियस, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज है, देयर इज गोइंग टू बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दैम। सो व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना, दिस इंटरेस्टिंग सिचुएशन, कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होता है जिसकी डायरेक्शन जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ होती है। सो अब इट्स लाइक मैग्नेटिक फोर्स जो है वो राइट की तरफ एक्ट कर रही है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो लेफ्ट की तरफ एक्ट कर रही है। तो एज मोर एंड मोर पॉजिटिव चार्जेस गोज टुवर्ड्स राइट, जो पॉजिटिव चार्जेस की फोर्स है, जो मैग्नेटिक फोर्स है जो राइट की तरफ लग रही है, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो लेफ्ट की तरफ लग रही है, दे ट्राई टू ओवरकम ईच अदर, लाइक इट्स लाइक कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा दो फोर्सेस के दरमियान। एक फोर्स आपको राइट की तरफ पुश करती है, दूसरी फोर्स आपको लेफ्ट की तरफ पुश करती है, और ये कंपटीशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट नहीं कर देती। और जब ये बैलेंस आउट एक दूसरे को कर जाएंगी, अभी मैं सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, तो पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर आई मीन आप नेगेटिव भी ले सकते हैं। नेगेटिव के लिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो टुवर्ड्स राइट होगी, अगेन द सेम सिचुएशन। सो आप किसी एक को कंसिडर कर लें। तो सिचुएशन हमारे पास ये बनती है कि यहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स के दरमियान, और ये कंपटीशन उस वक्त तक जारी रहता है जब तक इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन में तो हम देख चुके हैं कि ये अपोजिट है, और ये कंपटीशन उस वक्त तक जारी रहेगा, यानी चार्जेस जो हैं वो उस वक्त तक लेफ्ट और राइट साइड पे इकट्ठे होते रहेंगे जब तक फोर्सेस जो हैं वो बराबर नहीं हो जाती। जो भी फोर्स ज़्यादा होगी वो चार्जेस को दूसरी तरफ धकेलती रहेगी। यानी अगर Q जो एफ बी है वो ज़्यादा है एफ ई से, तो वो चार्जेस को पुश करती रहेगी। जब चार्जेस पुश होकर दूसरी तरफ जाएंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्गर करेंगे, और यू इन रिवर्स इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्गर हो जाएगी हर चार्ज के साथ जो पुश हो रहा है किसी एक तरफ। और इवेंचुअली क्या होगा, सिचुएशन इक्विलिब्रियम में आ जाएगी जब दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी और चार्जेस जो है उनकी मूवमेंट साइड्स की तरफ रुक जाएगी। तो हमारे पास ये सिचुएशन होगी एफ ई इक्वल्स एफ बी। ओके, सो
एफ ई जो है, चूँकि हम पॉजिटिव चार्जेस कंसीडर कर रहे हैं तो वो क्यू ई के इक्वल होता है, और एफ बी जो है ये अभी हम देख के आए हैं, ये बल्कि देख के क्या आए हैं, मैंने इसलिए एहतियातन ये उसको ऊपर लिख दिया था, इसकी अगर आप मैग्नीट्यूड लिखें तो ये क्यू वी बी के बराबर आएगी, तो ये बनेगी क्यू वी ड्रिफ्ट बी। और यहाँ से हमारे पास जो फार्मूला आता है जो हम ड्राइव करना चाहते हैं वो आ गया है ई डी इक्वल्स पी। okay, this is like a very basic form. This is not useful, so something that I need to tell you, I should have told you at the start of this topic कि हॉल इफेक्ट का फ़ायदा क्या है। I mean, okay, we understand that Edwin Hall, he discovered this phenomena back in the days, लेकिन what's the advantage, what practical advantage do we have, क्या चीज़ें हैं जो इस फिनोमेना को हम यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैलकुलेट करने का मतलब क्या होता है कि आप अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप करते हैं तो उसमें आप कुछ चीज़ें डिसाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने इतना मैग्नेटिक फील्ड रखना है मैग्नीट्यूड फिक्स में। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एक नॉन क्वांटिटी है। ओके, तो आपके फाइनल आंसर में मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। फिर आपने लेट्स से कि आपने कहा कि जो मेरी इस प्लेट की विड्थ है ना वो W है, जो इसकी लेंथ है वो L है, तो उसकी विड्थ भी फिक्स हो गई, L भी फिक्स हो गई, ये हमें मालूम है। और चूँकि मैंने आपको कहा था कि इट्स लाइक अ स्ट्रिप लाइक दिस, तो उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है, फ़र्ज़ करें उसकी थिकनेस T है, तो थिकनेस भी फिक्स हो गई। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द स्ट्रिप, मेटालिक स्ट्रिप दैट यू आर यूजिंग। और क्या चीज़ आप मालूम कर सकते हैं, अच्छा इसके अंदर एक और चीज़ है और वो है नंबर ऑफ़ चार्ज पार्टिकल्स, कि कितने चार्जेस मौजूद हैं इस आपके इस मेटल स्ट्रिप के अंदर। आई मीन वी डोंट नो दैट, सो व्हाट दिस फिनोमेना डज, व्हाट दिस हॉल इफेक्ट डज, इट हेल्प्स यू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। सो और दूसरे अल्फाज में चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको आप नंबर डेंसिटी कहते हैं। सो व्हाट वी डोंट नो इन दिस फिनोमेना वो चार्ज पार्टिकल्स की डेंसिटी है। चार्ज पार्टिकल्स टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या फिर चार्ज पार्टिकल जो नंबर डेंसिटी है वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम हमें पता है स्ट्रिप का लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस। सो आप एन, स्मॉल एन या कैपिटल एन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और आप इनका साइन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि चार्जेस जो हैं वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट। एंड सो यू कैन आल्सो कैलकुलेट द साइन ऑफ द चार्जेस, लाइक कि पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं या नेगेटिव कर रहे हैं, विच इज़ अ ट्रिवियल थिंग, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यू कैन कैलकुलेट द चार्ज डेंसिटी। सो एंड इस तरीके से इसका मतलब है कि आप अगर एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड इनकी मेटल स्ट्रिप लें तो आप really you do really calculate something very important, like the number density of those metals. Okay, so it's not useless just experiment, it actually helps you calculate something of practical use. तो how do we going to calculate this? अब इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गया, ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस इक्वेशन में भी आ गया, और इस इक्वेशन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें पता है, हम इसको मालूम करेंगे, अभी आप देखेंगे, इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट इट। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड? हाउ डू वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड? दिस इज़ नॉट अ नोन क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये हमने अप्लाई नहीं किया था, ये एस्टेब्लिश हुआ है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, सो वी डोंट नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट वी नो फ्रॉम आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल होता है, वी टाइम्स डी। और इस वी को वी हॉल कहते हैं, बिकॉज हॉल इफेक्ट एडविन हॉल ने डिस्कवर किया था। तो जो वोल्टेज या जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस फिनोमेना के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उसको ई हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर हॉल वोल्टेज कहते हैं। और ये जो डी है ये डिस्टेंस है दो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के दरमियान। इस केस में वो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स ये वाली हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड। और डी जो है उसको हमने यहाँ पे W डिफाइन किया है, तो आप देख सकते हैं कि आप हॉल वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये हमारे पास आती है ई हॉल डिवाइडेड बाई W। अब वोल्टेज आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपके पास इंस्ट्रूमेंट हैं, राइट, आपके पास वोल्ट मीटर है, आप उसके दो स्विचेस को मेटल की दो साइड से टच करेंगे तो आपको वोल्टेज बता देगा। सो हॉल वोल्टेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। W आपके पास मौजूद है, ये प्लेट आपने खुद, स्ट्रिप आपने खुद सिलेक्ट किया, विच मीन्स कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ समथिंग जो इस फिनोमेना, इस एक्सपेरिमेंट के दरमियान प्रोड्यूस हुआ था, एंड वी हैव बीन एबल टू मेजर इस वैल्यू। सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें मालूम है। सो व्हाट नेक्स्ट कैन वी डू? नेक्स्ट थिंग जो हमें है वो हमें वी डी चाहिए, ठीक है। और वी डी आपको पता है करंट डेंसिटी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो जे ई है जिसको आप डिफाइन करते हैं आई डिवाइडेड बाई एरिया, आई डिवाइडेड बाई एरिया
और ये जो है दूसरे अल्फाज में ये n टाइम e टाइम्स वी डी के इक्वल भी होता है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं तो ये माइनस n ही वी डी होता है, लेकिन अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं या इन जनरल पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं q ले रहे हैं तो ये n टाइम q टाइम्स वी डी बन जाएगा। और यहाँ से आप इमीडिएटली देख सकते हैं कि हमारे पास जो वी डी की वैल्यू आ जाती है, वी डी की हमारे पास वैल्यू आती है आई डिवाइडेड बाई एन ई ए, और एरिया जो है वो क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पे एरिया जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हम किस एरिया की बात कर रहे हैं। एरिया आपको पता है जब भी आप वायर की बात करते हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करते हैं जिसमें से एक्चुअली करंट फ्लो कर रहा होता है। सो दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ द स्ट्रिप, ओके, दिस इज द सरफेस एरिया। जो करंट है वो इस वायर के अंदर मूव कर रहा है, तो करंट जो एरिया क्रॉस कर रहा है वो इस साइड का एरिया क्रॉस कर रहा है, और इस साइड का एरिया किसके बराबर होता है, W मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस। ओके, तो इस साइड का जो एरिया है ये W टाइम्स T बनेगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो एरिया की वैल्यू आती है वो WT होती है, और हमारे पास जो VD बन जाएगा वो बन जाएगा NEW टाइम्स T। तो हमने VD भी कैलकुलेट कर लिया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर लिया। तो हम इनको अगर इस इक्वेशन में यूज़ करें, VD किस किस को यूज़ करना है, VD को और इलेक्ट्रिक फील्ड को, जिसको हमने हाल इलेक्ट्रिक फील्ड कहा है। तो यहाँ से आप n कैलकुलेट कर सकते हैं, और n जो है चार्ज डेंसिटी या नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस जो हमने स्ट्रिप कंसीडर की है इसके वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये हमारे पास आता है IB, आप ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो ये आपके पास आएगा IB डिवाइड बाई ET टाइम्स डेल्टा VH। ये डेल्टा V वही है जिसको मैंने V लिखा है, तो आप चाहें तो इसको डेल्टा V कर लें। लेट मी गो बैक एंड कॉल दिस डेल्टा V। सो लेट्स कॉल दिस डेल्टा V। ओके, सो हमारे पास जो आ गई है एक्सप्रेशन नंबर डेंसिटी के लिए वो ये वाली आ गई। अब आप देखें कि ये नंबर डेंसिटी जो है ये क्या उन क्वांटिटीज़ की सूरत में लिखी हुई है जो हमें मालूम है। करंट हमने फ़्लो करवाया था 1 एम्पेयर या वाट एवर जो भी इनिशियली हमने कंसीडर किया था। सो दिस वाज अ थिंग जो हमें मालूम थी। मैग्नेटिक फील्ड हमने खुद अप्लाई किया था, हमें मालूम है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है हमें मालूम है। टी जो है वो थिकनेस है इस स्ट्रिप की, हमें मालूम है क्योंकि हमने खुद पे की है। और डेल्टा VH जो है वो हमने मेजर कर लिया है कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा के, वोल्ट मीटर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा के। एंड सो वी हैव रिटन अ नंबर डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज़ दैट वी नो। सो इस एक्सपेरिमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम जिस मटेरियल की भी मेटल स्ट्रिप लेंगे उसकी हम नंबर डेंसिटी को, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जितनी भी स्ट्रिप का वॉल्यूम है उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, चूँकि ये नंबर डेंसिटी है विच इज़ अ फिक्स क्वांटिटी, सो इट डजंट रियली मैटर कि आप कितनी बड़ी या कितनी छोटी स्ट्रिप लेते हैं, जो नंबर डेंसिटी है वो फिक्स्ड आएगी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसलिए हमने कैपिटल N नहीं कैलकुलेट किया टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हमने नंबर डेंसिटी कैलकुलेट किया, बिकॉज नंबर डेंसिटी इज़ मोर फंडामेंटल दैन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे रेजिस्टिविटी इज़ मोर फंडामेंटल दैन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है वो आप बड़ा छोटा मटेरियल लेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी, क्योंकि आपको पता है वो एरिया के ऊपर और लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन रेजिस्टिविटी जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, दैट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। सिमिलरली जो नंबर डेंसिटी है इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। आप छोटा लें बड़ा लें साइज़ का मटेरियल, उसकी नंबर डेंसिटी सेम आएगी, लेकिन जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो साइज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, सो इट कैन चेंज। सो दिस इज़ द फार्मूला फॉर नंबर डेंसिटी एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ क्लासिकल, आई मीन इट वाज हॉल इफेक्ट बिफोर quantum Hall effect was discovered, so they call it classical Hall effect. And now we have something called quantum Hall effect. So how do we go about quantum Hall effect? I'm not going to talk about it. It's very hard, I mean mathematically or iski explanation, but I'm going to tell you how you can see that it arises from classical Hall effect and what is the difference between classical and quantum Hall effect. So this small topic which is going to be the end of our lecture, this is क्वांटम हॉल इफेक्ट, जिसको मैंने Q हॉल इफेक्ट लिखा है। सो अगर आप इस इक्वेशन को देखें, इस एक्सप्रेशन को जो मैंने नंबर डेंसिटी के लिए लिखी है, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें, लेट मी सी,
या तो अगर आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हॉल वोल्टेज डेल्टा वी एच डिवाइड बाई आई, और ये हमारे पास इक्वल आता है बी डिवाइडेड बाई एन ई टी, एन ई टी जो हमारे पास थिकनेस थी। ओके, सो ओके, लेट मी क्विकली गो अप एंड मेक श्योर दैट आई गॉट एवरीथिंग राइट, क्योंकि मुझे डाउट है कि something is missing here. Okay, let me quickly see through it. So जो हमने E निकाला था वो है B और D के बराबर, ये ठीक आई है। जो हमने J निकाला था वो I डिवाइड बाई B, I डिवाइड बाई A, और ये इक्वल होता है NEVD के, ये भी हमारे पास ठीक है। और VD की जो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी वो थी I डिवाइडेड बाई NEWT, ये भी ठीक है। ओके, दिस कैलकुलेशन इज करेक्ट। ओके, सो आप इसी एक्सप्रेशन को जो हमने नंबर डेंसिटी के लिए निकाली है उसको आप यूँ भी लिख सकते हैं। और अब आपको पता है ओहम्स लॉ से V इक्वल्स आई आर होता है ना, और V बाई आई किसके इक्वल होगा, R के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है आप ये जो चीज़ है डेल्टा वी एच बाई आई, इसको आप डिफ़ाइन कर सकते हैं एज हॉल रेजिस्टेंस। और यहाँ आपके पास एक रिलेशनशिप आता है आर एच, हॉल रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू बी। एन ई टी जो है ना, दे आर कॉन्स्टेंट्स, सो लेट्स कॉल देम कॉन्स्टेंट्स। और इस तरह आप जो हॉल रेजिस्टेंस है वो लिख सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है। व्हाट दिस मीन्स, इसका मतलब है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करते जाएंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। बट दिस सिंपली मीन्स, अगर हम इसको एक ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो इट सिंपली मीन्स के, ओके लेट मी यूज़ मोर विजिबल कलर, लेट मी गो विद दिस वन। इसका मतलब है कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और इस तरह प्लॉट करते हैं कि जो वर्टिकल एक्सिस है उसके ऊपर अगर आप आर एच को रखते हैं, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके ऊपर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को रखते हैं, तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे जो रेजिस्टेंस है, हॉल रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ होगी। एंड यूँ जो आपके पास प्लॉट आएगा हॉल रेजिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड का, दैट शुड बी समथिंग लाइक दिस, अ स्ट्रेट लाइन। और ये आपको ये बताती है, ये स्ट्रेट लाइन जो है ये आपको ये बताती है कि जो हॉल रेजिस्टेंस है इट्स प्रोपोर्शनल टू बी, राइट। इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्राफ के एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है, तो अगर बी इंक्रीज होगा तो आर भी इंक्रीज होगा। दिस इज़ व्हाट क्लासिकल हॉल इफेक्ट्स टेल अस, कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे तो मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है ना वो इंक्रीज होगी। दैट्स क्लासिकल हॉल इफेक्ट, दैट्स व्हाट यू शुड सी एक्सपेरिमेंटली। आप कॉपर की एक स्ट्रिप लेते हैं, ओके आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, आप सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं और आप फिर मैग्नेटिक फील्ड को कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते जाते हैं, एंड यू सी कि जो हॉल रेजिस्टेंस है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करेगी एंड यू गेट अ स्ट्रेट लाइन, दिस ग्रीन लाइन। दिस इज व्हाट classically should happen. What happens experimentally? Experimentally जब आप किसी भी मटेरियल को रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं, something really interesting happens. So let me see if I can use another color, and I need to increase the thickness of the color. So let's go with this one. So experimentally what happens? This is what happens. This is what happens. So this is the kind of curve you get experimentally. When you measure Hall resistance against magnetic field, this is the curve. So this is, let me write it, experimentally, and this is called quantum Hall effect, QHE, very common name in physics. इसको quantum Hall effect को QHE ही लिखा जाता है। और ये जो वैल्यू है ना, let me put द वैल्यूज़, तो ये जो वैल्यू है ना ये हमारे पास आती है h बाई ई, ये जो वैल्यू है ना ये आती है 2h बाई ई, ये जो वैल्यू है ना ये आती है 3h बाई ई स्क्वेयर, आई बिलीव h बाई ई स्क्वेयर, लेट मी चेक, यस h बाई ई स्क्वेयर, सॉरी, सो ये जो टॉप वाली है लेट्स से ये h बाई 3h बाई ई है, ये 2h बाई ई है, ये 1h बाई ई स्क्वेयर्ड है। सो दिस हैपन्स, तो आप देखते हैं कि
क्लासिकली क्या होना चाहिए कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है हार रेजिस्टेंस इंक्रीज होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंटली आप क्या देखते हैं कि आप मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं, कुछ टाइम के लिए हार रेजिस्टेंस वही ज़ीरो रहती है, बिल्कुल इंक्रीज नहीं होती। फिर एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट के ऊपर यानी मैग्नेटिक फील्ड की एक फिक्स्ड वैल्यू के ऊपर हार रेजिस्टेंस जो है वो जंप करती है, और जंप करती है ज़ीरो से इस फिक्स्ड वैल्यू के ऊपर। एच और ई जो है ये दोनों कांस्टेंट है, तो ये अचानक जंप करती है एक मैग्नेटिक फील्ड की ख़ास वैल्यू के ऊपर, और वो वैल्यू जो है वो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो एच बाई ई स्क्वायर के बराबर होती है। उसके बाद फिर आप मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करना शुरू करते हैं और ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है काफ़ी टाइम के लिए। फिर नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड की एक वैल्यू आती है और ये फिर जंप करती है, कितना जंप करती है, मजीद एच बाई ई जंप करती है, तो इसकी नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 2h बाई ई स्क्वायर हो जाती है। और फिर इसके ऊपर ये काफ़ी देर के लिए कांस्टेंट रहती है, और फिर मैग्नेटिक फील्ड की कुछ देर के बाद एक ख़ास वैल्यू आती है जिसके ऊपर फिर ये मजीद एक एच बाई ई स्क्वायर जंप करती है और इसकी वैल्यू 3h बाई ई स्क्वायर जो हो जाती है, और ये फिनोमेना यूं जारी रहता है, विच मीन्स रेजिस्टेंस इज क्वांटाइज्ड। व्हाट मीन्स, आई मीन आपको क्वांटम मैकेनिक्स से पता होगा, आई मीन आप बच्चे तो नहीं हैं, आप ये चीज़ें कॉलेज में भी पढ़ के आए हैं कुछ ना कुछ, कि क्वांटाइज होने का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो जंप करती है कुछ ख़ास स्टेप्स के अंदर, एक कंटिन्यूस इंक्रीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला हुआ है तो रेजिस्टेंस जो है वो लेट्स से 10 ओहम है, मैग्नेटिक फील्ड 2 में 1.1 टेस्ला हुआ है तो जो रेजिस्टेंस है वो 11 ओहम हो गई है। ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड 0 से 9 तक गया है, रेजिस्टेंस 0 है। जैसे ही 10 हुआ है मैग्नेटिक फील्ड किसी भी यूनिट्स में, टेस्ला नहीं कह रहा, टेस्ला बहुत बड़ा यूनिट है, तो जैसे ही ये 10 हुआ है रेजिस्टेंस की वैल्यू एकदम से शूट अप कर गई है, और शूट अप करने के बाद फिर ये आप मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते जाएं 10 से लेके 19 तक, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रेजिस्टेंस के ऊपर। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड 20 होगा रेजिस्टेंस एकदम से फिर जंप करेगी, 10 से 20 तक चली जाएगी। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करते जाएं 20 से 29 तक, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, रेजिस्टेंस उधर ही 20 के ऊपर खड़ी है। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 30 पे पहुंचा है किसी भी यूनिट्स में, अगेन मैं कह रहा हूँ बिकॉज टेस्ला इज़ अ वेरी लार्ज यूनिट, सो आई एम जस्ट गिविंग अ जनरल एक्सप्लेनेशन, तो 20 से 29 तक मैग्नेटिक फील्ड रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड 30 को टच करता है रेजिस्टेंस एकदम से फिर जंप करती है 20 से 30 तक, एंड दिस इज़ व्हाट इट मीन्स बाई क्वांटाइज्ड, एंड दैट्स व्हाई it's called quantum Hall effect, because this phenomena is you cannot explain this phenomena by classical mechanics. You have to invoke quantum mechanics to explain this phenomena, and that is the topic which probably I will be making a course in 5 years होपफुली, जिस स्पीड से मैं जा रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले मुझे सारे, क्योंकि ये PhD लेवल का कोर्स है, सो बिफोर दैट आई हैव टू गो थ्रू एवरी सिंगल कोर्स, so 5 to 10 years we will come back to this channel, and hopefully if I still survive this life I will be explaining quantum Hall effect to you. Okay, that's enough for today's lecture. मुझे इजाज़त दें, bye bye.